Good evening, Sumanji. How are you? गुड इवनिंग मैम। Good evening. How are you? After a फाइन long मैम। time ना, इतने जी महीनों के मैम। बाद हमारा कोर्स स्टार्ट हो पाया। जी मैम। चलिए, लेकिन इट्स मैम नाइस। टाइम सूट नहीं कर रही है मेरे लिए, ये सैटरडे संडे तो एकदम भी पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स और सी क्या वैसे कर संडे सकते भी हैं। अगर कर लूंगी 4 to 5:30 या वैसे रहे तो इस टाइम मैं पे कोशिश कोचिंग करती अभी हूँ। छोड़ के आई हूँ, अभी फिर 7:30 लेने जाना होगा अच्छा, बेटे चलो को। देखते हैं। आप अपना प्रिफरेबल टाइम बता दीजिए, उस हिसाब जी से मैम। हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, तो पढ़ाने में भी मुझे भी मजा नहीं जी आता मैम, है ना। 4 to 6:30 किसी भी टाइम, मतलब जो भी लोग 5:30 चलिए, विद्युती 5:30। से बात कर लेते हैं। क्योंकि संगीता जी ने तो बोला कि उस दिन बोला था कि उनके लिए ज्यादातर पॉसिबल नहीं होगा, वो रिकॉर्डिंग पर ही डिपेंड करेंगी। तो हम तीनों लोगों से, दोनों तीन लोग से बात करके कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे भी जी अच्छा यही लगेगा। बल्कि मैं तो आज सोच रही थी कि अगर आज सब लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मैं बोलूंगी कि जस्ट होल्ड फॉर वन मोर वीक। हम कोई और, यस मैम। क्योंकि तब तक फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे तो सबके लिए जी थोड़ा मैम, ज्यादा हाँ टाइम आफ्टर मिलेगा। दीपावली ऑल्सो यू कैन टेक। हाँ, so let's see how we will do. ओके मैम। So I started already the recording. Let's start क्योंकि 6:31 हो गए हैं, फिर सबका टाइम ओके मैम। सो यस, हमने लास्ट टाइम पे जो बेसिक कोर्स किया था, बेसिक वाला इंट्रोडक्शन किया था। आई होप आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नहीं मैम, यू कैन गो। अब आज से हम हाथ को अलग अलग तरीके से पढ़ना सीखेंगे। पहले हमने पहली क्लास में भी बोला था कि पहले डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर उनको कंबाइंड करके रीड करना सीखेंगे। तो आज हम बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि है कलर ऑफ हैंड। हैंड का कलर, ऑब्वियसली हैंड का कलर जो है वो आपकी बॉडी के कलर के कंपैरिजन में देखा जाए। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी का कलर डार्क है तो उसको हमने डार्क हैंड की कैटेगरी में डाल दिया एज कंपेयर टू योर बॉडी कलर। और जो हमारा पाम का कलर है वो हमें क्या बताता है? पाम का कलर हमें हमारी विटैलिटी के बारे में बताता है, हमारी अंदरूनी ताकत के बारे में बताता है। इस कलर ऑफ हैंड को हम मैक्सिमम हेल्थ प्रेडिक्ट करने में या हेल्थ के बारे में जानने के लिए यूज करते हैं। और इसी तरीके से शेप ऑफ हैंड है, वो क्या बताता है? वो हमारे ब्रेन सेंटर के बारे में बात करता है कि हमारा ब्रेन सेंटर जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो शेप ऑफ हैंड है, दैट टॉक्स अबाउट योर ब्रेन एबिलिटी, एंड कलर ऑफ हैंड टॉक्स अबाउट द विटैलिटी ऑफ योर बॉडी, विटैलिटी के बारे में बात। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑफ हैंड। सी, दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द कलर। येलो का मतलब पूरा येलो, पीला, हल्दी पीला से नहीं है, या व्हाइट का मतलब एकदम व्हाइट नहीं है, व्हाइट की तरह दिखाई देता है, येलो की तरह दिखाई देता है, तब हम कहते हैं कि ये कलर, हाँ, पाम जो है वो व्हाइट कलर की है, या येलो कलर की है, या और किसी कलर की है। तो जब भी किसी का व्हाइटिश हैंड होता है, आप बहुत बार देखेंगे, अगर किसी को कि आपने देखा होगा एनीमिक लोग भी होते हैं बहुत सारे, जो कि सफेद सफेद दिखाई देते हैं ना, उसी तरह से अगर हाथ दिखाई देता है तो जो व्हाइट कलर के जिनके हैंड होते हैं, उनकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बहुत वीक, वो देख के ही वीक दिखाई देते हैं, और जनरली वो डिप्रेसिव टाइप के बंदे होते हैं। वाइट है। डिप्रेसिव, वाइट है, डिप्रेसिव बंदे होते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ ब्लड हमेशा पुअर देखा जाता है। ऐसे व्हाइट हैंड तभी होता है जब आपके जैसे एनीमिक जो लोग होते हैं, डेफिनेटली उनके रेड सेल्स कम होते हैं, इस तरीके से। तो अगर आपकी व्हाइटिश हैंड है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी भी वीक होने की तरफ इशारा करता है। जनरली ये लोग की तबीयत खराब होती है, जनरली इल हेल्थ की तरफ ये लोग इशारा करते हैं। और अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात करें तो ऐसे लोग जिनके पाम व्हाइट कलर के होते हैं, उनके अंदर सेल्फिशनेस होती है या ईगो होती है, और कई बार देखा जाता है कि उनके अंदर सिंपैथी भी नहीं होती, वो दूसरों के लिए सिंपैथेटिक भी नहीं होते। सो इस तरीके से ओवरऑल अगर देखा जाए, व्हाइट कलर का हैंड जो है वो वीकनेस के बारे में, बॉडी की वीकनेस या लो वाइटलिटी के बारे में इशारा करता है, साथ में साथ आपके लैक ऑफ सिंपैथी या सेल्फिशनेस की तरफ भी इशारा करता है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कलर ऑफ हैंड होता है येलोइश। हम सब लोग जानते हैं, जॉन्डिस इंडिया में या पीलिया इंडिया, क्या कहीं पर भी अगर होता है तो थोड़ा हम येलोइश बॉडी हो जाती है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट येलोइश कलर। सो ये येलोइश कलर जब आता है तो ये नो फिजिकल पावर के बारे में बात करता
जाता है। व्हाइटिश में कम होती है, ताकत कम होती है, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। पर येलोइश में जनरली ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का टेम्परामेंट काफी सैड होता है, जनरली काफी सैडेस्ट डिप्रेसिव पर्सनैलिटी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली आप चेयरफुल नहीं हो पाते हैं। तो डिप्रेसिव, थोड़े लो लो थोड़े सैड ही होते हैं। जब कोई बीमार होता है तो चुपचाप ही लेटा रहता है। और क्योंकि अगर इतना डिप्रेसिव और सैडनेस इन नेचर में है तो वो बिल्कुल उनका बिहेवियर या उनका नेचर काफी बैड हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है ना, या कह सकते हैं रफ नेचर हो सकता है। उन्हें अकेला रहना, आइसोलेशन में रहना पसंद है। ये हम सब लोग समझते हैं कि कोई अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका नेचर उस वक्त ऐसे ही हो जाता है, वो वैसे ही बिहेव करता है। इसके बाद तीसरे तरह के कलर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, विद्युत जी ने भी ज्वाइन कर लिया, वेलकम विद्युत जी। सुमन जी, अगर आप लाइट ऑन करोगे ना अपने फेस के तो हमें आपका फेस दिखाई देगा। ऐसे भी आपका फेस दिखाई देगा। जी मैम। मैं विद्युत जी, आर यू देयर? सो हमने अब आगे बढ़ना शुरू कर दिया है जी। ग्रेट। अब आ रही है मैम? हाँ जी, अब देख रहे हो। अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट नेचर की, नेक्स्ट कलर ऑफ द पाम की, वो है पिंक कलर। सो पिंक कलर जनरली अगर आप किसी के भी हाथ का देखोगे तो वो उसके हेल्दी होने की तरफ इशारा करता है, हेल्दी पर्सन होता है। और अगर कोई हेल्दी है तो वो जॉयस भी होगा, एनर्जेटिक भी होगा। तो इसी तरीके से और होपफुल भी होगा। आप हेल्दी हो, आप किसी भी काम को करने के लिए रेडी होते हो, जॉयफुल रहते हो, बिल्कुल नेचर ब्राइट होगा, किसी भी सिचुएशन में वो एडजस्ट कर पाएगा। स्पार्कलिंग लाइफ होती है ऐसे लोगों की। ऑब्वियसली अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, शरीर से स्वस्थ हो, तो आपके नेचर में ये सारी चीजें पाई ही जाती हैं। एक और कलर आता है इसके बाद, रेड कलर। एंड डेफिनेटली आप जब हाथों को ध्यान से देखोगे तो रेड और पिंक कलर दोनों में आराम से डिफरेंस बता पाओगे। तो अब हम रेड कलर जो है वो रीबर्स्ट ऑफ है, मतलब सुपर हेल्दी की तरफ इशारा करता है। और ऐसे लोग वेल्दी भी होते हैं। कैसे वेल्दी होते हैं जब हम आगे बात करेंगे मनी वाइज तो आप इसके बारे में समझ पाओगे। ऐसे लोगों का जो रेड कलर ऑफ द पाम है वो स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो की तरफ इशारा करता है। पर बहुत बार स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो आपके हार्ट से रिलेटेड इश्यूज की तरफ भी इशारा कर देता है। हो सकता है कि उन्हें कुछ हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो। ऐसे लोग हार्ट से जिनकी रिलेटेड रेड इशू हो सकते हैं, हाँ, ज्यादा, क्योंकि ब्लड फ्लो तेज होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आपके ब्लड से ही आता है। इसी तरह जिनकी रेड कलर की पाम होती है वो लोग जो है बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। मतलब लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाना, अपनी बातों को मनवाना। और क्योंकि फिजिकली वो बिल्कुल फिट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और इसीलिए वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। और इसीलिए नहीं, मतलब मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, पैशनेट होते हैं। लेकिन जो रेड कलर का हैंड की नेगेटिव बातें अगर हम देखें तो वो ब्लड से रिलेटेड इशू या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज देते हैं। प्लस वो टेम्परामेंट को वॉयलेंट बनाते हैं, इस पर्सन को वॉयलेंट बनाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाला भी बनाते हैं। तो एक्चुअली ये देखा जाता है कि जिनके रेड कलर के पाँव होते हैं वो बहुत ही क्विक टेम्पर होते हैं। एक और तरीके का हाथ होता है जो जनरली देखने में नहीं दिखाई देता, पर फिर भी जब आप हाथ के कलर की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए देखना इजी होगा। ब्लूइश या पर्पलिश कलर का हैंड। जनरली ये बीमार लोगों में, बहुत ओल्ड लोगों में ऐसा देखा जाता है। ये बहुत ही बैड कंडीशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की तरफ इशारा करता है। जिनका हार्ट वीक होता है या जिनको किडनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या जिनका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, जो ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए ऑर्गन्स हैं, उनके मेल फंक्शन की तरफ हमारा पर्पलिश ब्लू हैंड दिखाई देता है। दे पीपल आर जनरली वेरी वीक एंड फ्रजाइल एंड नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। ज्यादातर आप किसी बीमार मंडासन या किसी को बहुत ही लॉन्ग टर्म बीमारी के बाद अगर आप देखते हो तो उनके हाथों को ब्लूइश या पर्पलिश की तरफ देखा जा सकता है। पर ये जो पर्पलिश हैंड वाले लोग होते हैं उनके अंदर बदला लेने की टेंडेंसी होती है, अपनी चीजों का बदला लेना कि तुमने मेरे साथ किया मैं भी ऐसा करूंगा। लोगों से जनरली ये लोग लोगों से दूर रहते हैं, पर अगर आप इनके साथ कुछ भी मिसबिहेव करें तो जनरली इनकी बदला लेने की टेंडेंसी होती है।
बदला लेने की टेंडेंसी तब दिखाते हैं जब आपकी पाम का कलर ब्लू या पर्पल ना हो, बल्कि आपकी लाइंस का कलर ब्लू या पर्पल हो। जब हम लाइंस के बारे में बात करेंगे तो फिर से इसके बारे में बात करेंगे। तो लाइंस का कलर अगर ब्लूइश पर्पलिश होता है तो वो आपकी बदला लेने की टेंडेंसी की तरफ इशारा करता है। सो दिस वाज द कलर ऑफ हैंड। इस कलर ऑफ हैंड को हम एक और बार टच करेंगे जब हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, बिकॉज कलर ऑफ हैंड मेजरली टॉक्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द बॉडी। जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग है जो आप लोगों ने अपने मेल पे मांगी थी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैं उसे सेंड कर दूंगी। तो मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हाथ को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करके कैसे पढ़ते हैं। तो किसी की भी प्रेजेंट पोजीशन पता करने के लिए और फ्यूचर कैन बी एनालाइज्ड विद द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पाम। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द पाम से क्या मतलब? दिस इज द पाम। इस पाम को हम 3 भागों में बांटते हैं, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। कैसे बांटते हैं? ये वाली जो हमारी जुपिटर फिंगर है वहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। मरकरी फिंगर की स्टार्टिंग से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये दोनों फिंगर के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है। तो एक ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट उल्टी तरफ से गिनना शुरू करेंगे। तो ये जहां पर आपका मरकरी, मार्स और मून होता है, इसे हम सबकॉन्शियस जोन कहते हैं। आई रिपीट, इसे हम सबकॉन्शियस जोन कहते हैं। जो हमारा जुपिटर है, मार्स है और वीनस है, इसे हम कॉन्शियस जोन कहते हैं। और जो बीच वाला एरिया है ये हमारा सोशल जोन है। फिर से रिपीट कर देती हूँ। दिस इज द सबकॉन्शियस जोन, दिस इज द सोशल जोन एंड दिस इज द कॉन्शियस जोन। व्हाट वी मीन बाय दैट, और हम इसको ऐसे बाइफरकेट करते क्यों? मैंने आपको बताया कि जनरली इंसान की प्रेजेंट पोजीशन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम किसी की भी पाम रीडिंग करते हैं तो पोजीशन ऑफ द माउंट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कौन सा एरिया फूला हुआ है, कौन सा एरिया एक्टिव है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस या आपका सोशल जोन, ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से माउंट इस वक्त एक्टिव है। अगर ये 3 माउंट एक्टिव है या ये 3 माउंट एक्टिव है या बीच वाले एक्टिव है, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। ये जो है साइकोलॉजिकल, इसे हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। ये आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी आपके काम आता है। तो जो लोगों का सब कॉन्शियस जोन यानी कि मरकरी, मार्स और मून एक्टिवेट है, ये हम हाथ को देखेंगे। हाथों को 3 इमेजिनरी लाइन निकाल के 3 इमेजिनरी लाइन देखेंगे और देखेंगे कि इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव या उठा हुआ कौन सा हैंड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मेरे ही हाथ में ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है। तीनों इतने माउंट उठे हुए हैं कि तीनों अपने साथ मर्ज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा जुपिटर नहीं उठा, पर मेरा मार्स लिटिल वीक है। अगर मैं हाथ की कंपैरेटिव स्टडी करती हूँ तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जोन ये दिखाई देता है। इसी तरह आप लोग अपने हाथ में भी देखिए कि आप कौन सा जोन सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, तो आपको अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे आप अपने स्क्रीन पर दिखाइए। नेक्स्ट क्लास से पहले नेक्स्ट क्लास से पहले हम लोग क्या करेंगे, फोटो डे लाइट में अपने पाम की फोटो ऐसे करके, ऐसे थंब जोड़कर, थंब को अलग करके, अपने थंब को ऐसे करके, एक थंब को ऐसे करके, ऐसे हम 4-5 एंगल्स में फोटो खींच के आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं उसे सेव कर लूंगी और जब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को तो सबका हाथ लगा लगा के उसमें सबके हाथ में वो टॉपिक स्टडी, ठीक है। तो अभी मैंने अभी नहीं बोला था, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में डे लाइट में, आई रिपीट अगेन, डे लाइट में आप देखिएगा तो आप देख सकते हो। तो जिनका सबकॉन्शियस जोन एक्टिव सबसे ज्यादा दिखाई देता है हाथ में, वो लोग नेचुरल हैबिचुअल ड्रीमर होते हैं, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने माइंड को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी से ज्यादा, अपने मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हो कॉन्स्टेंटली। दे बिलीव इन मेंटल मतलब अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज पर बिलीव करते हैं। लाइक दे एक्टिवली मेक मेनी प्लान्स, है ना, सोच पाते हैं, आइडियाज निकाल पाते हैं। ऐसे लोग जो है मेंटल वर्क के लिए बहुत ही फिट होते हैं, जिनको दिमागी काम करना होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, इस तरीके की चीजों के लिए ये लोग फिट माने जाते हैं, जिनका सबकॉन्शियस जोन एक्टिव होता है।
अगर कोई हमसे हम ये जो साइकोलॉजिकल स्टडी करेंगे या इस हैंड की, ये हमारे ज्यादातर करियर डिसीजन करने में बड़ा हेल्प कर देते हैं हमारे, बिकॉज हम उसकी एक बेसिक कैपेबिलिटीज के बारे में काफी कुछ जान पाते हैं। दिस इज नॉट द ओनली इंडिकेशन इन डिसाइडिंग द कैरियर बट दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग द कैरियर, कि कोई आदमी दिमागी रूप से काम करने के लिए ज्यादा तैयार है या फिजिकल वर्क के लिए ज्यादा तैयार है, इसके बारे में। बीच वाला जो एरिया है जिसे हम सोशल जोन कहते हैं, जो हमारी सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के नीचे वाला एरिया है, और जिसमें प्लेन ऑफ मार्स भी आता है टू नेक्स्ट। तो ये जो एरिया है ये सोशली एक्टिव पर्सन की तरफ इशारा करता है। ये आपकी सोशल एक्टिविटीज का एरिया है कि सोसाइटी में आप कितने एक्टिव हो, सोशली आप कितने एक्टिव हो, कितने हेल्पफुल हो, या कितने फेमस हो, या सोसाइटी में या लोगों से डील करना आपके लिए कितना आसान या मुश्किल है। तो इसे हम सोशल एक्टिव जोन कहते हैं। दिस एक्टिव एरिया shows you are socially active, तो which keeps you on the front line है, आपको फ्रंट लाइन पे रखता है। ऐसे लोग जनरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों से बात करना उनके लिए आसान होता है, फ्रेंडशिप करना उनके लिए आसान होता है। ऐसे लोगों में देखा जाता है डिजायर ऑफ नेम एंड फेम होती है। देखिए अगर आप फिर भी देखिए कि ऐसे लोग सोसाइटी में मूव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे, अगर हम इसे सोशल जोन के बारे में सोचना बंद भी कर दें, पर अगर किसी का सन एक्टिव है तो डेफिनेटली वो उसको नेम फेम की उसके अंदर इच्छा जगाएगा। उसके बाद अगर किसी का सैटर्न एक्टिव है तो डेफिनेटली वो उसके साथ हार्ड वर्क कराएगा। और जो उसका मार्स का प्लेन है, अगर ये वाला नीट एंड क्लीन है, तो उसे सोसाइटी में मूव करना सिखाएगा। मार्स होता है ना, फिजिकल वर्क के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से जो सोशल जोन है वो बंदे को एक्सट्रोवर्ट बनाता है और डिजायर फॉर नेम एंड फेम के बारे में बात करता है। अगर किसी का सोशल जोन वीक है तो ऐसा देखा जाता है ऐसे लोग सोसाइटी में मूव करना कम पसंद करते हैं, लोगों के सामने आके काम करना पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, बल्कि पीछे से काम करना उनको अच्छा लगता है, पर फेस ऑफ द वर्क करना नहीं पसंद करते। सी हमारे आज के सिनेरियो में मोदी जी इज द लीडर एंड उनके जो बाकी मंत्री हैं लाइक गडकरी जी या और भी जो सीतारमण या जिनके जिनके भी आप पीयूष जी का इनका नाम लेते हो, दे ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव जो उनके जो मंत्रालय है। बट एक्चुअली मोदी जी इज द फेस, तो सब जगह उनका फेस आगे होता है। तो ही इज अ सोशल पर्सन। ऐसा नहीं है कि गडकरी जी इज नॉट वर्किंग, ही इज वर्किंग वेरी फाइन, बट वो सोशल लाइफ में इतना ज्यादा आगे फेस करके काम करना, अपने आप को पब्लिसाइज करके काम करना नहीं पसंद करते। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ कि उनका शायद सोशल जोन थोड़ा वीक, शायद आई एम जस्ट गेसिंग, ऐसा उनका हाथ हमने कभी नहीं। इसके बाद तीसरा एरिया आता है कॉन्शियस जोन, जिसपे आपका जुपिटर आता है, आपका लोअर मार्स आता है और वीनस आता है। ये आपके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का एरिया है कि जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आइडियाज आपके पास हैं, आप उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कमर्शियल परस्यूट के कामों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सी ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के हाथ में एक ही एरिया एक्टिव हो, किसी किसी के एकदम सक्सेसफुल लोगों के हाथ में आप देखोगे तीनों एरिया एक्टिव होंगे, तो वो प्लानिंग खुद भी करते होंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी करते होंगे और सोशली एक्टिव भी होंगे। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि एक ही एरिया एक्टिव हो या दो ही एरिया एक्टिव हो, तीनों एरिया भी एक्टिव हो सकते हैं। आप उस बंदे की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। इज इट क्लियर? हम Yes, हाँ ma'am. अब जी ग्रेट। हम अपने हाथ को साइकोलॉजिकल स्टडी ऐसे करने के बाद एक और तरीके से भी डिवाइड करते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इस पूरे हाथ को अब हम इस तरह से डिसाइड करेंगे। तो ये जो फिंगर्स तक का हाथ है, जहां से आपकी फिंगर स्टार्ट हो रही है, जुपिटर की फिंगर, ये ऊपर वाले वर्ड को हम मेंटल वर्ड कहते हैं। जहां से आपका ये थंब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक हम इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। तो जो हमारा बीच वाला एरिया है, ये वाला जो बीच वाला एरिया है, इसे हम प्रैक्टिकल वर्ड कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो है, इसे हम लोअर कहते हैं।
आई रिपीट अगेन, मेंटल, प्रैक्टिकल एंड लोअर। ये फिंगर्स तक का ये जो एरिया है वो आपका मेंटल वर्ड है। यहाँ तक थंब, जहाँ तक स्टार्ट फिंगर, जहाँ से स्टार्ट हो गया और जहाँ तक थंब है, ये वाला बीच वाला एरिया आपका प्रैक्टिकल है, और सबसे नीचे वाले एरिया को हम लोअर वर्ड कहते हैं। अब ये हमारे हाथ में क्या इंडिकेट करता है? As name suggests, mental word represent the mental capabilities, है ना, जिसकी फिंगर्स लॉन्गर होती हैं वो जनरली देखा जाता है कि वो मेंटली स्ट्रांग होता है। इसको हम कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं कि फिंगर्स हमारे प्रैक्टिकल वर्ड्स से ज्यादा बड़ी हैं या लोअर वर्ड्स से ज्यादा बड़ी हैं या तीनों बराबर हैं। तो जितना बैलेंस है, जितनी बैलेंस होंगी उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में काम करते होगे। तो ऑब्वियसली जिसका मेंटल वर्ड या जिसकी लॉन्ग फिंगर्स होंगे एज कंपेयर टू दी पाम, जब हम पाम से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे प्रैक्टिकल और लोअर वर्ड दोनों के कंपैरेटिव पाम बनते हैं। अब आप मेरा हाथ देखोगे तो मेरा पाम जो है वो ऑलमोस्ट मेरा पाम और फिंगर्स मेरी बराबर बराबर है। जितने में दो एरिया है उतने में मेरा पाम, ठीक है। तो ये बताता है कि मेरा माइंड इज रूलिंग फैक्टर, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी में मेरा माइंड है। ये गुड एंड डेवलप्ड माइंड की तरफ इशारा करता है, प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ इशारा करता है। मैम फिंगर तो बड़े ही होंगे ना किसी के भी? हम कंपैरिजन करेंगे किस पाम से, मतलब मिडिल एरिया से तो बड़ा ही होगा फिंगर तो। पूरे पाम से इसमें प्रैक्टिकल और लोअर जोन दोनों आ रहा है ना, दोनों के कंपैरिजन में हम जा रहे हैं वैसे देखते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पाम से फिंगर बड़ी हो, आप पाम से छोटी फिंगर्स को भी बहुत सही क्या देख पाते हो आराम से। जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही मिक्स्ड वैरायटी मिलेगी। जी मतलब कि प्रैक्टिकल लोअर से बड़ा मतलब फिंगर, मतलब वो करना। हाँ, मैं फिंगर के बारे में बात कर रही हूँ कि मेंटल वर्ड की तरफ इशारा। हाँ जी मैम, ये मींस इंडेक्स फिंगर को लेना है कि मिडिल फिंगर को लेना है, मींस लेंथ? नहीं, देखो हम एक्चुअली जब हम फिंगर्स के बारे में बात करते हैं तो फिंगर की लेंथ हमारी मिडिल फिंगर से स्टार्ट होके यहाँ तक जाती है, ठीक है। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग, मतलब दिस इज अ इंडिकेशन है सिर्फ, है ना। कैलकुलेशन करेंगे छोटे छोटे से पॉइंट की जब हम एजिंग करेंगे, एज कैलकुलेशन। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग फिट फॉर मेंटल वर्क के लिए बहुत ही फिट होते हैं। रिसर्च के लिए, लिटरेचर के लिए, एजुकेशन के लिए दे विल बी क्वाइट फिट बिकॉज इनकी मेंटल फैटिलिटी जो है वो अच्छी स्ट्रांग होती है। देखा जाता है, अगर इसी में एक और चीज ध्यान करते हैं कि अगर फिंगर्स नॉटी है यहाँ पे नॉट्स बन जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मांस और ऐसे नॉटी नॉटी ये फिंगर्स के ऊपर दिखाई देता है। तो और उनकी फिंगर्स लंबी भी है और यहाँ पे नॉट भी है, तो ऐसे लोग देखे जाते हैं कि ऑकल्ट करियर के लिए बहुत ज्यादा फिट होते हैं, फिलोसफी के लिए फिट होते हैं या साइकोलॉजिकल वर्क के लिए फिट होते हैं। बिकॉज ये जो नॉटी फिंगर्स है दे गिव एक्स्ट्रा एडिशन टू दीज क्वालिटीज। नॉटी फिंगर्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट एक आपको इंडिकेशन दिया है कि अगर किसी की मेंटल वर्ड लंबा है या मेंटल एरिया बड़ा है और साथ में अगर नॉटी फिंगर्स भी हैं उसकी, तो डेफिनेटली वो उनको रिसर्च की तरफ, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ या उनको एजुकेशन ऐसे एरिया में ऑकल्ट में जानने में उनके लिए हेल्प करता है, वो उसमें हेल्प उनके लिए हेल्पफुल होता है। जब प्रैक्टिकल के वर्ड के बारे में बात करते हैं तो एज नेम सजेस्ट कि दे पीपल आर if this part of the palm is longer than any of the two words like lower words and the mental। अब आप कहोगे कि उंगलियां तो लंबी होती हैं, बीच वाला एरिया कैसे लंबा होता है? ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रैक्टिकल वाला एरिया लॉन्गर दिखाई देगा, मिलेगा, ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन कर, मतलब नहीं सॉरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, जो भी आइडियाज होते हैं इनके प्रैक्टिकल होते हैं। जिनका मेंटल वर्ड ज्यादातर बड़ा होता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो सिर्फ अपनी सोच में डूबे रहते हैं, है ना। लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली, इनके पास जितने भी आइडियाज होते हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल होते हैं और ये मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और गेन भी उसमें करते हैं, यानी कि
दिमाग से सोचते हैं, प्रैक्टिकल है या नहीं है उस तरीके से सोच के उसी तरीके की चीजें करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों में एम्बिशंस बहुत होती है। जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं या जो लोग रिलीजन में हाई लेवल पे जाते हैं या जो लोग ऑकल्ट इस तरीके रिसर्च फील्ड पे जाते हैं, वो जनरली इतने प्रैक्टिकल नहीं होते और ज्यादातर जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन करें, पर जिनका प्रैक्टिकल एरिया बड़ा होता है डेफिनेटली उनका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि वो मटेरियलिस्टिक गेन्स की कर भी पाते हैं, उनकी लाइफ में गेन होता भी है और प्लस क्या बोलते हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, ऐसी उनकी इच्छा देखी जाती है। दे प्रिफर डूइंग मतलब वर्क विच आर कॉमर्शियल, जो कमर्शियल काम है जिसमें गेन हो सकता है, ये उस तरीके के काम करना पसंद करते हैं। जैसे कि बिजनेस करना इनको पसंद आएगा, पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े में भी हो सकता है कि ये काफी पार्टिसिपेट कर पाए। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिकली करके जो चीजें करनी होती है उन चीजों में इनका स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। लोअर वर्ड, सबसे नीचे वाला वर्ड जिनका बड़ा होता है, एक्चुअली दिस इज द बिगेस्ट पार्ट, इफ दिस इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर होल पाम, हम पूरे पाम को जब देखते हैं और लोअर पार्ट हमारा सबसे बड़ा दिखाया जाता है, तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लोअर एलिमेंट्स? लाइक एनिमल इंस्टिंक्ट होना, दिमागी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना, नॉट देयर आर नॉट गुड आइडियाज नहीं आते इनके पास, ये सिर्फ आपको फॉलो कर सकते हैं। दे पीपल आर नॉट फिट फॉर नाइदर न मेंटल एक्टिविटीज के लिए फिट होते हैं और ना ही इनके पास मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस होती है। एक्चुअली दे पीपल है ना फिट फॉर मैनुअल एंड लेबर टाइप, जो मोनोटोनस वर्क होता है इस तरह के लोग कर सकते हैं, भारी काम कर सकते हैं, रिक्शा चला सकते हैं, बिल्डिंग बनाने में काम कर सकते हैं, मतलब दिमागी तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं है। दे कैन लर्न वन थिंग, कारपेंटरी सीख ली, बहुत अच्छा कारपेंटर बन गया, लेकिन वो वही कर सकता है, उसके अलावा उसकी कैपेबिलिटीज और नहीं है। दे आर फिट फॉर डूइंग लेबोरियस एंड मैनुअल वर्क। तो इस तरह से देखा जाता है जनरली ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी है। ऐसा काम जो जिसमें कम इंटेलेक्ट यूज हो, इस तरह के काम करने में, पर वो मोनोटोनस हो, लेबोरियस हो, तो दे पीपल आर जनरली फिट फॉर दिस काइंड ऑफ। सो दिस इज अ बेसिक हमने अभी अब तक अपने हाथ को 3-4 तरीके से देखा, हाथ का कलर देखा जिससे हम बेसिक हेल्थ, बेसिक नेचर के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम अपने हाथ को कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सोशल लेवल पे कैसे काम करें। फिर एक और तरीके से देखा कि ये मेंटल वर्ड है, ये प्रैक्टिकल वर्ड है और ये लोअर वर्ड है, इस तरीके से हम हाथ को कैसे इसी अभी हम हाथ के बारे में इतना कुछ पढ़ेंगे, फिर आपको एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा लगेगा कि हम सारी चीजें तो अपने माइंड में नहीं रख सकते। बिल्कुल करेक्ट बात है। जब आप किसी की रीडिंग करने चलोगे तो हाथ जब सामने आएगा तो सी दिस इज अ डिवाइन साइंस, इसीलिए ये डिवाइन है कि आपको शायद 100% बात याद नहीं, आप कितनी भी प्रैक्टिस करोगे पर आपको हो सकता है कोई कुछ चीजें आपसे मिस हो ही जाए जो आप खुद बाद में रियलाइज करोगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि उस वक्त भगवान जी यही चाहते हैं, गॉड यही आपसे चाहते हैं कि आप ये चीजें पढ़ो और ये चीजें पढ़ के आदमी को सब इंडिकेशंस दो। तो दिस इज दैट इज व्हाई हियर दी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप हाथ देख रहे होते हैं, कुछ चीजें देखकर बिना देखे ही आपके मन से कोई बात निकलती है, तो हियर कम्स द इंट्यूशन। मैंने इंट्यूशन के बारे में भी बात की थी। और जो लोग ऑकल्ट में अपना करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली करें, चाहे वो शौकिया करें, चाहे वो समाज को हेल्प करने के लिए करें, लोगों की हेल्प के लिए करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप देयर मेंटल फैकल्टी। अपना थर्ड आई चक्रा जो वेल, आपकी वेल का या आपकी इंट्यूशन का चक्रा है या इंट्यूशन का सेंटर है, इसको स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब ये कोई क्या बोलते हैं प्रीरिक्विजिट नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए, पर अगर ये साथ में होता है तो आपकी रीडिंग, चाहे आप कोई भी ऑकल्ट फॉलो कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, आपकी जो स्टडी है, आपकी जो रीडिंग है, आपकी जो प्रेडिक्शंस है, उनमें लाइक एक गॉड पार्टिकल ऐड होता है। दिस इज व्हाट आई
तो आपको जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन ही करें, आप जैसे भी पूजा करना पसंद, मतलब मेडिटेशन इज अ फैंसी वर्ड ना, सब लोग आजकल मेडिटेशन मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि हमें कैसे मेडिटेशन करना है। सी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये सब भी ध्यान ही है, ये सब भी मेडिटेशन है। जब आप अपने माइंड को स्टिल करके किसी एक चीज पर लगाते हैं, तो डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, बट प्लीज डू, क्योंकि अगर आप इस ऑकल्ट में आगे ग्रो करना चाहते हैं। नेक्स्ट तरीके से अब हम बात करेंगे साइज ऑफ हैंड के बारे में बात करेंगे। अगेन दिस इज अ डिस्क्लेमर, साइज ऑफ हैंड एज कंपेयर टू योर बॉडी। बॉडी के हिसाब से हाथ का साइज आप डिसाइड करोगे। कोई इसकी पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है कि इतने इंच का हाथ छोटा होगा, इतने इंच का हाथ बड़ा होगा। जब आप किसी की बॉडी देखते हो एज कंपेयर दी साइज ऑफ बॉडी, जब आप किसी का हाथ देखते हो तो आप अंदाजा लगाते हो कि ये हाइट है, साइज ऑफ हैंड क्या है। और हैंड ऑफ साइज का हैंड हमें क्या बताता है, ये हमें कैरेक्टर और पर्सनालिटी को जज करने में हमारा हेल्प करता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी, आप शायद दोनों ही लोग न्यूमरोलॉजी पढ़े हो, तो न्यूमरोलॉजी में जो बेसिक ग्रेड होती है जिससे आप आदमी का बेसिक नेचर प्रिडिक्ट करते हो, ये हैंड साइज आपको बताते हैं। तो अगर किसी का वेरी स्मॉल हैंड है, तो एज यू कैन नो, अभी हमने मेंटल वर्ड, प्रैक्टिकल वर्ड और लोअर वर्ड के बारे में बात की। अगर किसी का हाथ बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास आइडिया और एक्शन दोनों ही एब्सेंस होते हैं। आइडिया भी नहीं होते हैं और एक्शन भी एब्सेंस होता है। जनरली ये बड़े क्रूअल इंस्टिंक्ट के लोग होते हैं। आप देखो जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अगर बम्बई की भाषा में जो लोग भाई लोग होते हैं, जनरली उनके हाथ ऐसे छोटे छोटे दिखे जाते हैं अपनी बॉडी की कंपैरेटिवली, तो बहुत ही क्रूएल होते हैं। बहुत ही इस क्रूएलिटी वाले वर्क में, लाइक सी इफ एनी ऑफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, there's nothing to do with that, but जो लोग नॉन वेजिटेरियन, वो जो चिकन्स को मारते हैं, वो सब करते हैं, जनरली वैसी वाली इंस्टिंक्ट के लोगों के हाथ थोड़े छोटे देखे जाते हैं, बिकॉज दे आर फिट फॉर देयर जॉब्स। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो जॉब करते हैं उसमें उनका हैंड साइज जो है वो उनकी हेल्प करता है। स्मॉल, वेरी स्मॉल के बाद अगर स्मॉल हैंड के बारे में बात करें, तो वेरी स्मॉल इज अ वेरी रेयर थिंग एंड वेरी लार्ज इज अ वेरी रेयर थिंग। वेरी जब भी आता है तो वो बहुत रेयर होता है, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने क्या बोलते हैं पामिस्ट्री पढ़ी थी, तो मुझे एक लगता था जो मंकी लाइन होती है हैंड में, वो वेरी रेयर। पर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी जब छोटे से पामिस्ट्री रीडिंग के करियर में इतने सारे लोगों की मंकी लाइन देखी कि मैं खुद सरप्राइज हो गई। उससे पहले मैंने वो कभी देखी ही नहीं थी। व्हाट वी मीन बाय मंकी लाइन, जिनकी हार्ट लाइन और हेड लाइन दोनों मर्ज होके एक हो जाती है। जैसे हमारे हाथ में जनरली सबकी ये 3 प्रोमिनेंट लाइंस होती हैं, उनकी ये दोनों मिक्स होके एक लाइन हो जाती है। और सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, पर अभी तक मैंने इतने हाथ देख लिए कि मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि ये इतना कौन है। पर वही है कि जब आप, यू नेवर नो कि आप जो पढ़ रहे हो, जो मैंने आपसे बोला वेरी स्मॉल हैंड इज रेयर एंड वेरी बिग हैंड इज रेयर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप हाथ देखने चलते हो तो आपको सब चीजें दिखाई देती हैं, जितनी चीजें हमने पढ़ी है सब दिखाई देंगी। इसके अलावा भी आपको और कॉम्बिनेशंस भी दिखाई पड़ेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। स्मॉल हैंड अगर किसी का होता है तो डेफिनेटली उनके पास ग्रेट डिजायर टू अचीव होती है। They generally set long term goals ना, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी गोल बनाते हैं। इन लोगों को रिलैक्स करने में बड़ी तकलीफ होती है, मतलब रिलैक्सिंग नेचर नहीं होता इनका, लगातार काम में बिजी रहते हैं, बिकॉज इनकी डिजायर्स बड़ी होती है। जिनकी डिजायर्स बड़ी होती है वो उनको अचीव करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, इसलिए दे जनरली फाइंड ट्रबल इन रिलैक्सिंग। बट दे नेगेटिविटी की तरफ से देखें तो दे हैव बिग ईगो आल्सो, तो इन बड़े इगोइस्टिक भी होते हैं स्मॉल हैंड वाले। विद्युत जी, आपने हाथ में इतने सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ये आपको किसी ने सजेस्ट किया? आप म्यूट हो। एक्चुअली ये न्यूमरोलॉजी का जो लोशोग्रिड मैंने फर्स्ट क्लास लिया था, तो उसमें ये सब रेमेडीज वगैरह दिया, तो रखा है अभी फिलहाल। तो आपने बहुत सारे पहन रखे हैं, सारे ग्रह एक साथ कंट्रोल में कर लिए क्या? रोज क्वार्ट्ज भी पहना है, एवेंचुरिन भी पहना है, 7 चक्रा भी पहना है,
हाँ, यस यस। आई बिलीव कि आपने इनको प्रॉपरली क्लीन करके चार्ज किया होगा तभी पहना है। यस ऐसे अदरवाइज दे आर जस्ट डेकोरेटिव, आपके ब्रेसलेट्स रह जाएंगे। या तो चलिए अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मैं भी क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, उसके नजर चली गई, जो होता है ना इंसान जो करता है उस पर नजर चली जाती है, इसलिए आपने हाथ ऐसे रखा तो मैंने नजर चली गई। सो स्मॉल हैंड वाले, वेरी स्मॉल हैंड वाले जो होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ आइडिया होता है, आइडिया प्लस एक्शन दोनों लैक होता है और बहुत ही क्रूएल इंस्टिंक्ट के होते हैं। जो स्मॉल हैंड के लोग होते हैं उनके पास डिजायर टू अचीव होती है, दे जनरली सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, दे फाइंड डिफिकल्टी रेस्टिंग या टेकिंग रिलैक्सिंग योरसेल्फ, और इनके बड़े ही इगोइस्टिक किस्म के लोग होते हैं। इसलिए हमें कैसे ये पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चल गया कि ये पर्सन लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करता है, या इसको तो हमें जब हमें इसको रेमेडी देनी है तो हमें ऐसा काम देना है जो इसको लगातार रिपीटेटिवली करना है, उसके बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी पर्सनालिटी को वही सूट करता है ना, क्योंकि उसे बहुत बार लगातार काम करते रहना पसंद है। अगर आप बोलो कि एक बार मंदिर जाके आ जाओ काम हो जाएगा, तो उसका जो कॉन्शियस माइंड है तो वो नहीं बिलीव करेगा। उसको हमें लगातार कहना है कि इतने दिनों तक मंदिर जाओ, या जब हम रेमेडी के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में फिर हम फर्दर बात करेंगे। ऐसे लोगों, क्योंकि ये ईगोइस्टिक है तो कुछ भी ऐसा नहीं कहना है बात करते वक्त जिससे इनका ईगो हर्ट हो जाए, ठीक है। तो नेगेटिव क्वालिटीज उनके बारे में हमें नहीं बतानी। वैसे भी हम अपने क्लाइंट को कोई भी नेगेटिव क्वालिटी नहीं बताते, पर समटाइम्स वी डू मीट कि भाई आप ये करते हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको बहुत गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। पर ये लोग क्योंकि इगोइस्टिक हैं तो दे कांट टेक इट, तो वी नीड टू डील विद देम लाइक दैट। मीडियम साइज है as compared to your body, you have a medium size of brain. Like obviously medium, किसी भी चीज का मीडियम जो होता है वो वेल बैलेंस्ड होता है। दिस इज अ रिटन रूल, कोई भी चीज अगर मीडियम है तो वो वेल बैलेंस्ड है, वेरी प्रैक्टिकल है और गुड कॉमन सेंस। तो प्रैक्टिकल लोग हैं, गुड कॉमन सेंस है, गुड जजमेंट है, लोगों के बारे में अच्छी बातें एक बार देख के समझ पाते हैं। I am going to send you the book as in the form of the notes. तो आप अपनी प्रेफरेंस बता दें, आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। बुक इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेज। दो बुक you will get the book after the completion of the course. मैम इंग्लिश में मेरे को। ओके, सुमन जी हिंदी और इंग्लिश। आप ना म्यूट है, मैं सुन रही हूँ। मैम दोनों में भेज दीजिए, इंग्लिश हिंदी। एक बुक भेजेंगे ना, हिंदी या इंग्लिश? ठीक है, इंग्लिश भेज दीजिए। ठीक है, हम इंग्लिश भेज देंगे। तो मीडियम वाले मीडियम पर्सनालिटी है, लार्जर है, लाइक हमारी जैसे अगर आप मेरी बॉडी देखोगे, मेरा हाथ देखोगे तो दिस इज अ मीडियम साइज पर्सन। आप दिखाइए सुमन जी अपना हाथ। आप भी टॉल हैं तो आपका भी मीडियम दिख रहा है। अब आप कह रहे हो ना उंगलियां तो लंबी होती हैं, आप अपना हाथ देखिए, आपकी पाम के कंपैरेटिव आपकी उंगलियां छोटी है ना, एक सेकेंड में नजर पड़ती है। आप दिखाइए विद्युत जी। अब विद्युत जी की देखो उंगलियां, और अगर प्रैक्टिकल जोन के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल जोन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेंटल जोन इज बिग, ठीक है, लोअर जोन इज छोटा, ठीक है। वो प्रैक्टिकल पर्सन है, दिमाग से सोचते हैं, काम भी कर लेते हैं, पर बहुत ज्यादा लेबोरियस काम करने में उनको नहीं अच्छा लगता। इज इट लाइक दैट? यस मैम। है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, हाथ की पिक्चर जरूर भेजिएगा। जब हम एक एक टॉपिक सबके हाथों में पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब हम किसी चीज को अगर अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ना, और हम अगर अभी 3 लोग हैं, चलिए कोई बात नहीं, संगीता जी नहीं, अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा होता। तो जब हम 3 लोगों पे, 4 लोगों पे, मेरा हाथ मिला के 4 लोग हो गए, अगर हम बेसिक बेसिक चीजें हम उस 4 हाथ पे भी देखते चले जाएंगे तो हमारे लिए एश्योरेंस होती जाएगी, वो हमें एक तो रजिस्टर हो जाएगा। दूसरा, जब हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के और जब हम प्रिडिक्शंस पर आएंगे तो हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली के भी हैंड्स लगाएंगे, ऐसे ही स्क्रीन पर लगाएंगे जो सबको दिखेगा। तो हम प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे। दिस विल मैम बी बोथ हैंड्स की लेनी होगी पिक की? हाँ, बोथ हैंड्स ही लेंगी, क्योंकि कभी कभी हमें दोनों ही हाथ देखने पड़ते हैं, जो कि मैंने पहली क्लास में भी आपको एक आप भेज दीजिएगा सैंपल जरा कैसे लेना है। देखिए, आप अपना हाथ ऐसा रोशनी की तरफ रखिएगा, एक बार ऐसे थंब को जोड़ के लीजिएगा, एक बार थंब को अलग करके, एक बार फिंगर्स को अलग करके। मैं एक एक फोल्डर बना लूंगी ना, एक बैक साइड से, क्योंकि अभी आप देखोगे बहुत सारी चीजें हम लोग बैक साइड से करेंगे।
बैक साइड की हो जाएगी, फिर एक बार ऐसे थंब की हो जाएगी, ऐसे थंब की हो जाएगी और ऐसे thumb की हो जाएगी। तो पॉसिबल जितनी भी पॉसिबल है आप अपने अपने भेज दीजिए। लार्ज हैंड जब भी आता है वो हमेशा, जब भी कोई भी चीज लार्ज हो जाती है तो वो बाकी क्वालिटीज को भी इनकॉर्पोरेट कर लेती है, तो वो मेनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करता है। दे पीपल जनरली बिहेव गुड इन मेनी, एक साथ बहुत सारी चीजों के साथ अच्छा कर पाते हैं, और ऐसे लोग फ्रेंडली और सोशल पर्सन होते हैं। ये लार्ज हैंड के बारे में। अगर किसी का वेरी लार्ज हो जाए तो डेफिनेटली, वेरी लार्ज हमेशा, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज बोथ आर नॉट टू गुड। तो ये जो वेरी लार्ज हैंड है, ये ऐसे लोग अनयूजलेस डिटेलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यूजलेस डिटेलिंग। लाइक कि अभी क्लास करनी है तो क्लास इस लैपटॉप से करेंगे, लैपटॉप को कब ऑन करेंगे, वो चार्ज है या नहीं है, या इस तरह की अननेसेसरली वाली जो डिटेल्स है। जब हमने क्लास हमारी है, हमने क्लास ज्वाइन कर ली, अगर चार्जिंग नहीं है तो उसी वक्त लगा लिया, चार्जर उठा के साथ में रख लिया, कान में माइक लगा लिया। तो ये अननेसेसरी डिटेलिंग में वेरी लार्ज हैंड वाले लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और इतनी ज्यादा अननेसेसरी डिटेलिंग में बिलीव करते हैं कि जनरली सेटिस्फाइड ही नहीं है, किसी ना किसी चीज में उन्हें कोई ना कोई कमी दिखाई ही देती, मतलब परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाते। एक्चुअली इन लोगों का होता है ना, नुक्स निकालने वाला कैरेक्टर बन जाता है। जनरली इतने परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के काम में हमेशा कमियां निकालते हैं। तो एक बेसिक रूल हमने आज ये समझा कि कोई भी चीज अगर वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज है तो ये बैड है। हम कोई भी पूरे पाम स्ट्रिंग में कभी भी वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज करेंगे तो वो बैड है। स्मॉल और जो लार्ज है वो ओके ओके है, और जो मीडियम है वो नॉर्मल या बेस्ट है। तो ये स्टैंडर्ड रूल है, चाहे वो फिंगर्स पढ़े, चाहे वो पाम्स पढ़े, चाहे कुछ और चीजें पढ़े। आपने बहुत बार देखा होगा किसी के, जब हम साइज ऑफ हैंड के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत बार आप किसी का हाथ देखोगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस दिखते हैं। तो जनरली ये पैचेस जो है ये टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, हमेशा टेम्परेरी इन नेचर होते हैं, और ये आपके हाथ, किसी पर्सन के हाथ में तीन चार चीजों को दिखाते हैं, तीन चार पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आता है ये लैक ऑफ स्लीप के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके हाथ में छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। मैम कहाँ पर? पूरे पाम पे, पूरे पाम पे छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। या दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि ये अपसेट स्टमक की तरफ इशारा करते हैं। अपसेट स्टमक, अगर आपको थोड़ा भी चक्रास के बारे में पता है तो स्टमक एरिया पे हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र आता है, जो कि हमारे लोअर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इमोशनली किसी वजह से वीक है तो आपका दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपको फूड पॉइजनिंग या ऐसा हेल्थ इशू की वजह से आपका स्टमक अपसेट हो, या आपके इमोशनल इश्यूज की वजह से आपका स्टमक अपसेट हो। तो डेफिनेटली आप एज अ रीडर आप समझ पाओगे कि आपके सामने बंदा किस प्रॉब्लम के लिए आया। तो ये रीजन साइकोलॉजिकल इमोशनल डिसऑर्डर है, या स्टमक अपसेट आपके फूड हैबिट्स की वजह से। बहुत बार कोई ओवर एक्सर्शन करता है तो भी आपके हाथ में व्हाइट स्पॉट्स, छोटे छोटे टेम्परेरी व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं, और अगर कोई लंबी बीमारी से उठता है तो भी ये हमें व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। So these are white spots which are very temporary in nature but still can indicate many things in your hand. This was the part of the color of the hand, पर मैं उस वक्त बताना भूल गई तो अचानक से याद किया। अगर स्पॉट्स और एक पैच, अगर कोई पैच है व्हाइट कलर का पूरे हाथ में कहीं पैच दिखाई देता है तो वो फिर हम देखेंगे कि वो पैच किस माउंट के ऊपर है, ठीक है, किस माउंट के ऊपर है, और जो जिस माउंट के ऊपर है उस माउंट से रिलेटेड आपकी हेल्थ इश्यूज के बारे में बात, कौन सा माउंट कौन से हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में बिल्कुल हम अभी थोड़े दिनों में बात करेंगे ओवर द टाइम। पर वो हमारा पर्टिकुलरली किस माउंट के ऊपर है और उस माउंट से रिलेटेड कौन सी हेल्थ इशू है उसके विषय में हमारे लिए ये बहुत बार आपने देखा होगा सब लोगों के, स्पेशली मेल्स के, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल्स की, फीमेल्स की भी हाथ के बैक साइड में यहाँ केवल, ना केवल यहाँ पर बल्कि फिंगर्स के फ्लैंजेस के ऊपर भी हेयर्स, ठीक है। व्हाट दे इंडिकेट, ये आपकी टेम्परामेंट को इंडिकेट करता
करते हैं, उस पर्सन की टेम्परामेंट को इंडिकेट करते हैं। अगेन हेयर कैसे है, आप ओवरऑल बॉडी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसमें अगर आप एक बेसिक बाइफर्केशन देखोगे तो मेल्स के थोड़े थिकर ही होते हैं और लेडीज के थोड़े लाइटर होते हैं। तो एक तो बेसिक बाइफर्केशन है, और उसके साथ साथ आप वैसे भी आप हेयर क्वालिटी, जो हेड पे हेयर क्वालिटी है उसके कंपैरेटिव भी देखकर डिसाइड कर सकते हो कि ये हेयर कैसे है, ये बहुत ज्यादा हेयरी हैंड है या कम हेयरी हैंड है, ऐसा आप देख सकते हो। तो अगर किसी फीमेल में बहुत ज्यादा हेयरी हैंड है, ऑब्वियसली आप देख के समझ पाओगे लेडीज का हैंड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या एज कंपेयर टू मेल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर वो ज्यादा फीमेल का हैंड हेयरी है तो वो उसकी मैनली इंस्टिंक्ट की तरफ इशारा करता है ना, वो आदमियों की तरह सोचना उसको पसंद है, और कई बार वो रफ नेचर की तरफ पेश करता है। जनरली एक सी दिस इज वेरी जर्नल बाइफर्केशन, प्लीज इसे बिल्कुल भी बाय हार्ट नहीं लेना, पर देखा जाता है कि मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं और फीमेल सॉफ्ट। एक ऐसा बेसिक बाइफर्केशन हम लोगों के माइंड में है, ऐसा नहीं है कि फीमेल स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती या मेल सॉफ्ट नहीं हो सकते, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर जनरली ये उसी को इशारा करता है कि अगर आपके किसी फीमेल का हेयरी हैंड है तो वो उसकी मैनली इंस्टिंक्ट के बारे में बात करता है, उसके रफ नेचर के बारे में बात करता है। रफ नेचर से मतलब ये है कि कई बार डिसीजन लेने में वो इमोशंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेडीज में देखा जाता है कि अरे बच्चे ने गलती कर दी, 10 बार कर दी, मेरा बच्चा है, कोई नहीं। एंड फादर स्ट्रॉन्गली बोलते नहीं, ये गलती अब परमिटेड नहीं है, इसकी सजा मिलेगी। तो ये वाली बात बेसिक। अगर किसी मैन का हेयरी हैंड है, टू मच हेयरी हैंड है, बहुत ज्यादा हाथ में, तो ऐसे लोग जनरली बहुत ही पैशनेट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, बहुत ही हेस्टी होते हैं, जल्दी में रहते हैं, हर चीज जल्दी जल्दी करना होता है, एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं कि जल्दी से खत्म कर देना ये सारा काम। पर कई बार बहुत ओवर हेयरली मैन का हैंड उन्हें वॉयलेंट भी, उनकी वॉयलेंस या वॉयलेंस वाले नेचर की तरफ भी इशारा करता है। ऐसे लोग वॉयलेंट मूवीज देखना पसंद करते हैं, खून खराबा दे डोंट माइंड, जैसे कि हर एक पर्सनल बंदे का नेचर होता है। अब आजकल ओटीटी में इतने डिफरेंट तरह तरह की सीरीज आ रही है, खूना खच्चर वो सब, बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत देखना पसंद है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल देखना पसंद है। तो कई बार आप देख सकते हो कि उनके हाथ में कितने हेयर है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग अपने हाथों में देखते हैं। आपके अपने अपने हाथ अभी पिक्चर में इतना नहीं दिखाई दे रहा है, पर विद्युत जी के तो ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाई दे रहा है ना, आपके नहीं है ना, कम कम है, बहुत ही कम कम है ना जी। आपके सुमन जी, आपके तो है ही नहीं, बिल्कुल क्लीन है। और अगर आप देखोगे बीइंग अ लेडी विद्युत जी, हम वैक्सिंग करा लेते हैं, पर हमारे यहाँ पे भी हाथ बाल है, यहाँ पर भी है और यहाँ हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी इतने हैं कि हमको वैक्सीन करानी पड़ती है, दे आर क्वाइट मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये हमारी मैनली इंस्टिंक्ट की तरफ इशारा करती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी के हाथ में कम बाल है, मैन के हाथ में, तो कई बार ऐसे देखा जाता है, ऐसे लोग सेल्फ पोजेसिव होते हैं, अपने बारे में पॉजिटिवनेस फील कराते हैं। और अगर बिल्कुल ही कम बाल है, एकदम ही नहीं है, तो वो उस मैन को, उस आदमी को, मेल पर्सनालिटी को सेल्फ सेंटर्ड की तरफ भी इशारा करते हैं। सी मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे कुछ मेल्स को देखा जिनके उनके पूरे बॉडी में ही बाल नहीं है। जनरली मेल की बॉडी में बाल होते हैं। एक ऐसा मेल मैंने देखा बहुत यंग एज में, जब मेरा पामिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, उनके बाद पूरे शरीर में एक भी रोआ नहीं था, वो नहा के खड़े होते थे और ऐसे झाड़ दे देते तो बॉडी सूखने की, मतलब टॉवल से सुखाने की भी जरूरत नहीं थी। एंड यस, अब मुझे लगता है कि ही वाज सीरियसली सुपर सेल्फ सेंटर्ड। मैंने उनको अब रियलाइज किया ये पढ़ने के बाद, तब तो नहीं पता था, पर ऐसे लोग होते हैं। और जिनके वेरी हेयरी हैंड होते हैं, इवन इन ओनली लेडीज हैंड, वो भी समटाइम्स एग्रेसिव नेचर की होती है, एग्रेसिव नेचर की होती है। और क्या बोलते हैं, क्विकर एक्शन होता है उनका। जिनका ज्यादा बाल होते हैं वो क्विक एक्शन करते हैं, तुरंत किया तुरंत कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो छूट जाता है, वो वाली बात है। तो उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, और बिल्कुल भी बाल नहीं होना, स्पेशली इन दी मेल पर्सन।
पर्सन्स वो आपकी सडन शॉक के बारे में बात करते हैं, ग्रीफ के बारे में बात करते हैं और कॉवर्डनेस को शो करते हैं, है ना, वो उनकी कॉवर्डनेस की तरफ इशारा करते हैं। और बिल्कुल ये बात भी उन्हीं अंकल जी के ऊपर पूरी तरीके से सच बैठती है कि उन अंकल जी के 3 बेटे और 3 बेटियां थी। 3 बेटियों में से 2 बेटी की शादी हुई, 2 की डिवोर्स हो गई, 1 की शादी ही नहीं हुई, और 3 बेटों में से एक बेटी की शादी नहीं हुई, एक बेटा अलग हो गया, एक बेटा और जो बहू थी उससे कतई लड़ाई झगड़ा था। मतलब उनकी फैमिली में इतना मेलो ड्रामा था। पर डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको ग्रीफ देती हैं। आपके घर में अगर इतना इमोशनल ट्रॉमा चलता है तो आपको ग्रीफ देती है, बिल्कुल देती हैं, आपको शॉक्स भी तरह तरह के देती हैं। तो बिल्कुल बाल ना होना इज नॉट अ गुड थिंग। अगर किसी के थंब के ऊपर बाल होते हैं, थंब के ऊपर बाल होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल या फीमेल, ये इनहेरिटेंस की तरफ इशारा करते हैं। जेन्युइननेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ही जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनका फेयर रिटर्न उनको मिलता है। जर्नली के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कभी लॉस ही नहीं होता। फेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फेयर रिटर्न मिलता है और इनहेरिटेंस की तरफ इशारा करता है। सी सारे के सारे ऑकल्ट साइंस आपको एक इंडिकेशन देते हैं। सी अगर आपको इनहेरिटेंस की, आपके थंब के ऊपर बाल है तो आपको इनहेरिटेंस दिखाई देता है, पर कई बार क्या होता है किसी को इनहेरिटेंस मिलती है, हम उसे खुद ही नहीं एक्सेप्ट करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती आपके गले पे डाल दिया जाएगा। इस लेकिन थंब के ऊपर बाल होना इनहेरिटेंस की तरफ इशारा करता है। और जो हेयर, जो लोअर फिलामेंट्स पे, जो मैंने आपको बताया फिंगर्स के लोअर फिलामेंट्स पे जो हेयर जिनके भी होते हैं, ऐसे लोग जनरली देखा जाता है कि अपनी बात बहुत ही स्ट्रांगली रखना पसंद करते हैं। ना पसंद नहीं करते बल्कि अपनी बात स्ट्रांगली ही रखते हैं, सामने वाले के ऊपर इतना स्ट्रांगली रखते हैं कि उसको मानने के ऊपर बिलीव, उनको बिलीव करना। कल की क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ हैंड भी पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे, उससे पहले आज हम टाइप्स ऑफ हैंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बहुत सारी बातें करी। आपको कोई भी चीज ऐसी जो कंफ्यूजन लगे, बहुत सारी चीजें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी ही लगेंगी ओवर द टाइम जब आप पढ़ोगे, बट किस चीज पर जाना है ये आप अपनी इंस्टिंक्ट पर जाओगे। मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप अपनी इंस्टिंक्ट पर जाओगे कि क्या करना है। और बिल्कुल हम प्रैक्टिकली जब इवेंट्स की प्रेडिक्शन करेंगे तो you will be having a fair idea of how to read a hand. Any confusion so far? Anything you want to say? मैम मुझे मैम, लीव करना पड़ेगा, क्या हुआ? 7:30 मुझे लीव करना होगा। वापस आप आओगे, रिजॉइन करोगे? नहीं मैम, मैं गाड़ी में वो बिना वीडियो के वो ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ करिए बिल्कुल। तो मैं कर लूंगी मैम। हाँ कोई जी बेटी। मैम ये जो आप ये मेंटल, प्रैक्टिकल एंड लोअर जो जोन बता रहे थे, एंड सबकॉन्शियस, सोशल एंड कॉन्शियस, जो इसमें माउंट्स का क्या रोल रहता है? माउंट्स मींस जैसा किसी का कौन डाउन सा? है। यस बिल्कुल, माउंट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सोशल जोन, नॉट इन द मेंटल, प्रैक्टिकल एंड लोअर वर्ल्ड। सबकॉन्शियस वाले जोन में बस जो वाले माउंट आपके एक्टिव होते हैं ना, आपके हाथ में वही जोन प्रोमिनेंट उस वक्त दिखाई देता है, तो वो प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई माउंट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सबकॉन्शियस के माउंट्स एक्टिव हैं तो वही आपका जोन प्रिविलेंट दिखाई देगा, उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई देगा। तो ये हमारे प्रेजेंट के बारे में। जो मेंटल, प्रैक्टिकल और लोअर वर्ल्ड है वो जर्नल हैंड है, वो आपके टाइप ऑफ हैंड में आता है। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज साइज, आप ये वाला साइज नहीं चेंज करोगे, पर एक्टिवनेस ऑफ द माउंट कैन चेंज योर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सोशल, लाइक दैट। अब हम सी विदुत जी, कैन वी चेंज द टाइम टू लिटिल अर्ली ऑन द वीकेंड ओनली? सुमन जी के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, आप बताइए, इज इट पॉसिबल फॉर यू? एक्चुअली क्या है, सैटरडे मैं आज उसलिए ज्वाइन करने लेट हुआ था बिकॉज आई एम गोइंग टू गंगा घाट। ठीक है, वहाँ पे सैटरडे आफ्टर सनसेट आई यूज्ड टू गिव अ दिया टू इन द नेम ऑफ शनि देव के चक्कर में। तो उसलिए थोड़ा सनसेट के बाद मेरा थोड़ा वही, इसलिए आज ज्वाइन करने पे थोड़ा लेट हो गया।
हाँ तो थोड़ा दिन के टाइम पे कर ले। रीजन इज कि हम 3 ही लोग हैं। संगीता जी तो उन्होंने पहले ही बोला कि उनके दिन में कर वीकेंड्स सकते बिजी। हैं, 3 ऑनवर्ड्स, या फिर आपको लंच, पोस्ट लंच वी कैन डू। वीकेंड्स पे ही रखते हैं, यस आपको यस वीकेंड यस। सूट करते हैं। सुमन जी वीकेंड्स में दोनों दिन आपको सूट करेगा, सैटरडे ठीक है संडे, है जी ना? मैम, संडे अगर मैं फ्री रही तो कर लूँगी क्लास में। हाँ, तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं आपको कंफर्म करती हूँ ग्रुप में। आप कह रहे हो पोस्ट लंच रख सकते हैं, तो आपका इवनिंग आपका जो दिया करने जाना है वो भी पॉसिबल हो जाएगा, और आप दोनों लोग एटलीस्ट 2 लोग पढ़ रहे हैं तो वो तो 2 लोग तो प्रेजेंट रहे। संगीता जी जब बीच बीच में उनका आना होगा वो वैसे वैसे अपना शेड्यूल देख लेंगे। श्योर। तो देखते हैं कल रखे। मेरे को सर की भी क्लास देखनी होगी कि कितने टाइम की है, उस हिसाब से फिर मैं आपको कल का टाइम करूंगी। नहीं तो कल के लिए यही टाइम रख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीक से कैसा करेंगे मैं ग्रुप में जरूर पोस्ट करूंगी। प्लीज श्योर आप ग्रुप को ध्यान रखिए। श्योर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ हैंड, एंड दैट प्लेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो हम टाइप ऑफ हैंड है इसको हम हमेशा बैक साइड ऑफ द हैंड से देखते हैं, हम इसे फ्रंट साइड से नहीं जज करते हैं, बैक साइड ऑफ द हैंड से इसे हम जज करते हैं। अब टाइप ऑफ हैंड क्या क्या होते हैं, लेट मी शेयर। सी नेट पे मुझे यही पिक्चर मिली है, और मैंने अपने पास की पिक्चर देखने की कोशिश करी तो वो इतना मजेदार नहीं थी। ये शेयर हो गई है स्क्रीन? क्या मैम शेयर हो गया? इसको पीपीटी मोड में दे दीजिए, फुल स्क्रीन आ जाएगा। हाँ मैं कर रही हूँ, इस पे क्लिक करूँ। ये नीचे होगा, यस। तो ये एक ओवरव्यू है कि टाइप ऑफ हैंड कैसे है। इसमें जो टाइप ऑफ हैंड है जिसे हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री हैंड पढ़ेंगे। सी आप, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिर्फ इंडिकेशन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जो एलिमेंट्री हैंड है ये लार्जर पाम और क्लमजी फिंगर्स के बारे में बात करता है, जिनकी पाम बड़ी होती है और छोटी छोटी फिंगर्स होती है एज कंपेयर टू पाम, उसकी तरफ ये इशारा। ज्यादातर देखा जाता है एलिमेंट्री हैंड जिसके होते हैं उनके नेल्स का साइज भी छोटे छोटे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये लोग नेल बाइट करके, वो छोटे छोटे नेल्स नहीं कर लेते बाइट कर करके एकदम, तो वैसे वाला होता है। ऐसा जरूरी नहीं है पर बहुत बार ऐसा नेल्स के साथ ऐसा देखा जाता है कि वो लोग नेल बाइट करते हैं। तो लार्ज पाम, स्टिफ एंड लार्ज पाम एंड शॉर्टर फिंगर्स, या एज कंपेयर टू पाम छोटी फिंगर्स होती हैं, तो हम इन्हें एलिमेंट्री हैंड की तरफ डालते हैं। ऐसे एज वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी अभी हमने मेंटल जोन, प्रैक्टिकल जोन और लोअर जोन के बारे में पढ़ा। तो जिनकी फिंगर्स छोटी होंगी एज कंपेयर टू पाम, तो उनकी मेंटल फैकल्टी जो है वो जनरली लेसर होगी एज कंपेयर टू देयर प्रैक्टिकल और दी लोअर फैकल्टी। अब प्रैक्टिकल ज्यादा है या लोअर, ये तो हम फ्रंट से देखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट लेकिन अगर हम पीछे से हाथ को एनालाइज करेंगे तो छोटी फिंगर्स जनरली आपकी लेसर मेंटल फैकल्टी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे लोगों का जो स्टाइल ऑफ लिविंग है कि खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, ऐसा वाला है। और जनरली इन लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क से भरी हुई होती है, और स्ट्रगल होते हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होते हैं। अपनी एस्पिरेशंस में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत ही ज्यादा सुटेबल होते हैं ये लोग, काफी हद तक सुटेबल होते हैं लेबर काइंड ऑफ वर्क में, लेबोरियस, जिसमें दिमाग का यूटिलाइजेशन कम होता है। जनरली देखा जाता है कि अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स जो हैं, केपेबल ऑफ डूइंग एंडलेसली, लगातार काम करते रहने वाले, जिसका एग्जांपल अभी मैंने आपको लोअर वर्ड में दिया था, उस तरह के लोगों के, उस तरह के काम ये वाले लोग करते हुए देखे जाते हैं। अगेन दीज आर दी सिंपल इंडिकेशंस, और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी लाइफ को डिसाइड करती हैं, बट दी एक से एक बनकर हम सारी चीजों को जब मिलाकर देखते हैं तभी हम कोई डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। किसी की भी एक चीज को देखकर आप कोई भी किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे। एंड आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है, प्लीज आप
जाएं अपने घर में, अपने बच्चों में देखें। अभी किसी को प्रिडिक्शन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई इन दीज थिंग्स, आपने जो जो चीजें आज पढ़ी हैं। दूसरा हाथ है स्क्वायर हैंड्स। स्क्वायर हैंड, जब हम स्क्वायर हैंड के बारे में बात करते हैं तो स्क्वायर इज इन पाम ऑफ द हैंड। पाम जो है वो स्क्वायर होती है, ठीक है। हम इसमें फिंगर्स को इतना इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। जनरली देखिए, आप जनरली देखोगे तो फिंगर भी, मिडिल फिंगर बहुत लॉन्ग नहीं होती है, पूरा मिलाकर वो स्क्वायरिश टाइप का बनाता है। पर हम मेजरली फोकस इस वाले बैक साइड से देखेंगे और ये वाले हैंड को देखेंगे। पर जब हम इस हाथ को ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे तो ये फिंगर्स को मिलाकर भी हमें स्क्वायरिश हैंड ही दिखाई देगा। जैसे इस पिक्चर में जहाँ मेरा कर्सर है, आप देखिए इसकी फिंगर भी लगभग इंडेक्स और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर भी लगभग एक बराबर है, और साथ में इस हाथ को भी अगर हम देखते हैं तो ये लगभग स्क्वायर टाइप की शेप देता है। देयर इज वेरी लेसर डिफरेंस इन स्पैटुलेट एंड द स्क्वायर हैंड, बट ओवर द टाइम एंड विद द प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू मेक इट आउट। तो जो स्क्वायर हैंड है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ द हैंड है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इनकी मनी मेकिंग एबिलिटीज बेस्ट होती है। सिर्फ किसी भी चीज के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं या किसी के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें उसका डेट, टाइम, प्लेस को देखना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली जब मनी मेकिंग एबिलिटीज के बारे में बात आती है कि कौन कितनी मनी मेक कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है, कैसे सर्कमस्टेंसेस में रहता है, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या कैपेबिलिटीज उसकी हो सकती है। दे कैन मतलब जो स्क्वायर काइंड हैंड वाले लोग हैं, दे कैन सर्वाइव एंड अर्न मनी इवन विदाउट एनी नॉलेज। इनको 2 के 4 करने आते हैं। दे आर वेरी मच फिट फॉर द बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं। एज आई सेड, दिस इज अ बेस्ट हैंड टू हैव। तो यस, इनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही बैलेंस होती है। ये हमेशा लंबे समय को देखकर, लंबे लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं और बहुत ही मेटेरियलिस्टिक होते हैं। तो अगर हम मनी मेकिंग एबिलिटी, मेटेरियलिस्टिक गेन के हिसाब से, प्रैक्टिकल चीजों को देख के हिसाब से अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं एज पर द डेट, टाइम एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन। जनरली देखा जाता है कि ये लोग बहुत ही गुड ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। इनकी मैनेजरियल स्किल भी बहुत अच्छी होती है और एज आई सेड, दे आर फिट फॉर द बिजनेस काइंड ऑफ थिंग्स। दे आर नॉट वेरी फिट फॉर द जॉब, पर इट डजंट मीन कि ये लोग जॉब नहीं कर सकते, पर अगर बिजनेस करते हैं तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ हैंड जो हम आज पढ़ेंगे वो है स्पैटुलेट। जब हम पीछे से हाथ देखते हैं, ये लगभग आपके स्क्वायर हैंड के जरिए होता है, पर जब हम पीछे से देखते हैं तो ये वाली चीज हल्की सी कर्वी होती है। यहाँ पर हल्की सी कर्वी दिखाई देती है, इसलिए हम इसे स्पैटुलेट लुक लाइक स्पैचुला इन द किचन। जैसे ये चौड़ा और ये थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा गोलापन। किचन का पलटा होता है ना, जिससे जो यहाँ से थोड़ा चौड़ा होता है और यहाँ से पतला होता है, तो ये उसी के नाम पे स्पैचुला हैंड होते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर इन विद द स्क्वायर हैंड, बट नैरो, वाइड एंड इस तरीके से दिखता है, इस तरह वाइड एंड नैरो दिखता है। तो अगर आप देखोगे मेरे हाथ को इस कैटेगरी में डालोगे तो शायद आप इसे स्पैचुलेट हैंड की कैटेगरी में डालोगे। आप अपना दिखाओ विदित जी, उल्टा करके हाथ। देखिए आपका भी काफी हद तक स्पैटुलेट हैंड की कैटेगरी में, क्योंकि आपके इधर भी कर्व बन रहा है और थोड़ा सा पतला भी बन रहा है। देखते हैं सुमन जी, आपका हाथ कौन सी कैटेगरी में जाता है? हमने जो 3 पढ़े हैं, आपका स्क्वायर हैंड की कैटेगरी में जाता है है ना? अभी तक तो देख के यही लग रहा है, बाकी जब आप फोटो भेजेंगी तो फिर से एक एक बार सबका पढ़ेंगे। जो स्पैटुलेट हैंड होते हैं, this is again almost similar to the square hand, तो definitely one of the best hand की कैटेगरी में ही आते हैं। इनकी भी मनी मेकिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, बट इनके जैसे हमने स्क्वायर हैंड में बात करी थी या जिसमें क्या बोलते हैं, बात करी थी कि वो लोग नॉट विदाउट
when having any knowledge they can earn money ना. पर इन वाले जो स्पैटुलेट हैंड है इनके साथ है कि फर्स्ट दे लर्न एंड देन अर्न. तो इनको लर्निंग इम्पोर्टेंट है इनके लिए, किसी चीज को सीख के फिर उससे पैसे कमा सकते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड दे जनरली लव देयर इंडिपेंडेंस. इन्हें अपनी लाइफ में किसी की ज्यादा पोकनेस पसंद नहीं आती. इज इट लाइक दैट विदु जी? आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, यू डोंट लाइक कि सब लोग आपको इंस्ट्रक्ट करते रहें. इवन बॉस भी कुछ बोलता तो मुझे पसंद नहीं होता है. तो इस बीच में कभी कभार हो जाता है उनके साथ भी. तो चलिए ठीक है, तो हम लोग इन अ वे वी आर गोइंग गुड गोइंग है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीजें निकल के आती हैं. ऑब्वियसली अगर हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर कोई चीजें हमें इनिशियली सच होती थी, हमारा फेथ सिस्टम जनरेट होता था कि हाँ ऐसे ही है, और हमें याद भी रहता है, और प्रैक्टिस करने का भी यही तरीका है. एक्चुअली इस तरह के जो स्पैटुलेट हैंड के लोग होते हैं ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते. कोई बोलेगा कि ये ऐसे ही किया जाता है तो उनकी क्वेश्चन मन में क्वेश्चन आएगा क्यों किया जाता है. तो जब इनके वाइज के आंसर मिल जाते हैं तब ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करना पसंद करते हैं. अदरवाइज मोनोटोनसली ये लोग फॉलो नहीं करते विदाउट एनी रीजन. अगर आपके घर वाले आपसे या आपके मॉम डैड ने आपसे बोला हो कि सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करना है, मेक इट अ हैबिट, तो आप हमेशा, आपने जरूर जब भी आप इस काबिल हुए होंगे आपने जरूर क्वेश्चन किया होगा कि सूर्य को नमस्कार करने से क्या होगा. ऐसे वाले क्वेश्चंस इनके मन में जनरली आते हैं. तो ये कोई भी ट्रेडिशंस को, किसी भी चीज को आपको भी आपके जैसे आपका एग्जांपल लेते हुए दीजिए कि आपने क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, तो डेफिनेटली जब आपके लॉजिकल माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट किया होगा तभी आपने उसे पहना होगा. ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्या बोलते हैं आप जेस्पर और पहन लो, तो आप मुझसे पूछोगे जेस्पर से क्या होगा, आप ऐसे नहीं पहनोगे कि मीनाक्षी ने बोला तो मुझे जेस्पर पहन. ये डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन. तो यस, दीस काइंड ऑफ पीपल जनरली इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, जो कि पहले स्किल को अर्न करते हैं, ऑकल्ट भी डेफिनेटली स्किल अर्न करते हैं तब स्किल पहले लर्न करते हैं एंड तब अर्न करते हैं. तो दे जनरली पहले लर्न एंड देन अर्न वाले पर्सन होते हैं. ये सुमन जी बोलिए. मैम आई हैव टू लीव. प्लीज नो प्लीज गो विद द रिकॉर्डिंग्स. कल क्लास से पहले आप देख लें तो अच्छा है. ओके मैम, थैंक यू. यू वेलकम. इसके बाद एक और हाथ की टाइप के बारे में हम बात करेंगे जो कि है साइकोलॉजिकल हाथ. इसमें एक्चुअली साइकोलॉजिकल हैंड हमें दिखा ही नहीं दे रहा है. या साइकोलॉजिकल हैंड क्या होता है? साइकोलॉजिकल हैंड होता है लॉन्गर फिंगर्स जिसमें ये पॉइंटेड की तरह दिखाई दे रहा है. एक्चुअली ये पॉइंटेड की तरह दिखाई दे रहा है, लॉन्गर हैंड है. फिंगर्स आपकी लॉन्गर है और उनमें नॉट्स है, और ये वाला जनरली रेक्टेंगुलर होता है. जनरली जो पाम है वो रेक्टेंगुलर है और फिंगर्स थोड़ी लॉन्गर है. तो हम इन्हें साइकोलॉजिकल हैंड कहते हैं. सॉरी, इसे हम फिलोसफिकल हैंड कहते हैं. आई एम सॉरी, ये फिलोसफिकल हैंड. सो फिलोसफिकल हैंड का क्या मतलब? ऑब्वियसली देखो, सारी चीजें एक के साथ एक जुड़ेंगी. अभी हमने लॉन्गर फिंगर्स के बारे में जब बात करी तो उनका मेंटल फैसिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो डेफिनेटली ये लोग इंटेलेक्चुअल्स जो अपने दिमाग को ज्यादा यूज करते हैं. साइलेंट होते हैं और सीक्रेटिव होते हैं. कम बोलते हैं और सारी बातें बताना नहीं पसंद करते. कुछ चीजें अपने तक ही रखते हैं until unless which is very important and very मतलब important to tell. Otherwise they believe in keeping the secret. They are very good analyst. Definitely mental faculty strong है तो उनको अच्छा एनालिसिस्ट को बनाती है. ऐसे लोग जो होते हैं ये बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी अर्निंग कैपेबिलिटीज उतनी ज्यादा है. इनकी ये लोग बहुत फिट होते हैं सर्विस की, सैलरीज जहाँ से फिक्स इनकम आए या सैलरी आए, इस तरह की जॉब्स के लिए साइकोलॉजिकल हैंड, फिलोसफिकल हैंड वाले लोग बहुत ही फिट होते हैं. ठीक है. ये लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी मेंटल फैसिलिटी अच्छी होती है. तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं, टीचर बन जाएं, प्रोफेसर्स बन जाएं, जहाँ पर दिमागी काम करना हो तो वो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. मैथमेटिशियन भी बहुत अच्छे बनते हैं ये लोग क्योंकि वो 2 से 4 करना होता है. या साइंटिस्ट भी बन सकते हैं. साइंटिस्ट लोग भी चुपचाप लगातार अपने काम पर लगे रहते हैं, जनरली कम होते हैं.
ऐसा देखा जाता है बहुत बार, क्योंकि ये लोग बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते हैं, हमारी रियल लाइफ के लोगों को बहुत ही डीपली ऑब्जर्वेशन करते हैं उनकी, और उसी को डिपिक्ट करते हैं जिससे हमें हंसी आती है। तो जनरली बहुत ऑब्जर्वेंट होने के कारण ये बहुत अच्छे कॉमेडियंस भी, स्टैंड अप कॉमेडियंस बन सकते हैं, राइटर्स बन सकते हैं, पोएट्स, स्पीचर्स, इस तरह की चीजें करने में दे पीपल आर क्वाइट फिट। टाइप ऑफ हैंड मेजरली आपके नेचर ऑफ जॉब को डिसाइड करने में आपकी बहुत 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 हेल्प करता है। बेसिक नेचर के, जब आपके नेचर के हिसाब से आप अपनी पसंद का करियर चुन पाए, अपना काम चुन पाए, कि आपको क्या करने से आपको अच्छा लगेगा, ये उसके बारे में बात करता है। एक और हैंड के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज कोनिक हैंड। कोनिक हैंड की क्या स्पेशलिटी थी, कैसे पहचानेंगे कि जो हमारी पाम एरिया है पीछे साइड से देखेंगे वो रेक्टेंगुलर है, मीडियम साइज है, और जो फिंगर्स है वो स्लाइटली पॉइंटेड, फिंगर्स जो है वो स्लाइटली पॉइंटेड है, जो कि आप ये पॉइंटेड इसको लिखा, प्लीज इसकी पिक्चर पे मत जाइए, आपको मैं जो बाइफर्केशन दे रही हूँ आप उस पर दे रही हूँ कि पीछे से जब हम देखेंगे तो पाम टू स्क्वेरिश दिखाई देता है, पाम स्क्वेरिश दिखाई देता है, फिंगर्स थोड़ी सी पॉइंटेड दिखाई देती है। मेरी फिंगर्स पॉइंटेड नहीं है, थोड़ी सी और पॉइंटेड दिखाई देती है, तो हम ऐसे हाथ को कॉनिक हैंड कहते हैं, कॉनिक हैंड। तो बेसिकली आप देखो वो कोन की तरह होता है, तो यहाँ से पॉइंटेड और यहाँ से जाके चौड़ा सा जैसे कोन होता है। तो हम इसको जब कॉनिक हैंड किसी को कहते हैं, आई रिपीट, रेक्टेंगुलर मीडियम साइज हैंड, स्लाइटली पॉइंटेड फिंगर्स, पर फिंगर्स में जनरली नॉट्स नहीं देखे जाते। तो कॉनिक हैंड वाले लोगों की कैसी पर्सनालिटी होती है, ये लोग बहुत ही इम्पल्सिव इन नेचर होते हैं, वेरी इम्पल्सिव इन नेचर, और पेशेंस थोड़ा सा कम होता है। इन लोगों के साथ एक और चीज है कि ये लोग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अपनी लाइफ में ट्राई कर लेते हैं, इनको जैक ऑफ ऑल बनना पसंद होता है, तो अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ट्राई करते रहते हैं। जनरली वार्म एंड एक्सप्रेसिव नेचर के लोग होते हैं, सबसे मिलना जुलना पसंद होता है इनको, सब लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, और ये अपनी लाइफ में, मैंने बोला सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, डेफिनेटली इसका मतलब ये भी है कि इनको अपनी लाइफ में वेराइटी चाहिए, इसीलिए ये बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं। तो अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बोले तो ये 777, 777 काइंड ऑफ पर्सनालिटीज होती है, जिनको लाइफ में बार बार चेंज चाहिए होता है, अलग अलग हर चीज ट्राई करते रहते हैं, इंस्टेबिलिटी भी इनकी लाइफ में रहती है। दे जनरली लव द लग्जरीज, अपनी लाइफ में लग्जरीज को पसंद करते हैं। देखा जाता है कि जितने भी क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं, क्रिएटिविटी जिनके अंदर होनी चाहिए, ये लोग उस तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दे कैन बी सिंगर, पोएट, ड्राइंग जो बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, आर्टिस्ट, डिफरेंट आर्टिस्ट, तो इस तरह की चीजों की तरफ इशारा करते हैं। जनरली ये लोग इम्पल्सिव भी होते हैं। इज इट क्लियर? आई फील कि मैंने कोशिश करी है कि मैं काफी सिंपल वे में रखूं चीजों को, जो कि याद रहे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक लग रहा होगा पढ़ने में। yes. इसके बाद एक और हाथ है जिसे हम साइकिक हैंड कहते हैं। तो साइकिक हैंड से क्या मतलब है हमारा? साइकिक हैंड से हमारा मतलब है जिनकी बहुत ही सॉफ्ट से, खूबसूरत से, डेलिकेट से हैंड होते हैं, स्मॉल हैंड, फाइन, एकदम फाइन, एकदम, मतलब आप देखोगे इन लोगों के हाथ सुपर ब्यूटीफुल, एकदम ऐसे हाथ देख के ऐसा लगता होगा कि कभी कुछ काम नहीं किया हुआ, जनरली अगर देखा जाए तो। हम उस तरीके के हाथ जब भी देखेंगे तो एक्चुअली लुक वाइज दे आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल, लुक वाइज, हाथों को देखने के बाद, सॉफ्ट, स्मॉल से, एलमंड शेप के ब्यूटीफुल नेल्स। आजकल की लड़कियों के आप देखोगे ज्यादातर जो लोग घर पे काम नहीं करते हैं, या जिनका इस तरीके के कामों से पाला नहीं पड़ता, जनरली इस तरह के हाथ उनके सुंदर से होते हैं। ये लोग जो हैं ये अपनी फिटनेस और ब्यूटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ही आराम पसंद टाइप के लोग होते हैं ये, इन्हें लेबोरियस काम करना बिल्कुल भी
पसंद नहीं है, और इनकी पर्सनालिटीज भी बहुत होती है। तो हम सारे सेलिब्रिटीज को इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब हो, पर हम डाल सकते हैं। ये लोग ऐसा काम करना पसंद करते हैं जो मोनोटोनस हो, एक ही तरीके का रिपीटेटिवली काम, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। जैसे कि टाइपिस्ट है, उसे पता है कि जो बॉस उसे बोलेंगे वो उसे टाइप करके देना है, या मेरे ये सर्टेन काम है। कोई नया इनोवेशन करना, कुछ क्रिएटिविटी ढूंढना इन्हें नहीं पसंद है। अपना 9 से 5 की नौकरी करना, मोनोटोनस जॉब करना, अपनी ब्यूटी अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना, इस तरीके की चीजें, और आराम पसंद कि भाई जितना कमा लिया ठीक है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, इसी पे लाइफ पूरा बिता देते हैं। जैसे कि सपोज कोई देखो, कोई बैंक में नौकरी करता है, सारी जिंदगी 9 से 5 नौकरी करता रहता है, उसका वही क्लरिकल किस्म का जॉब है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ विद द प्रमोशन वो वही करता रहता है, उसी में वो खुश है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। जनरली दे पीपल आर क्वाइट इन नेचर, बहुत लाउड नहीं होते, बहुत आउट गोइंग नहीं होते बहुत ज्यादा, और अपने कंफर्ट जोन को इनको छोड़ना पसंद नहीं होता। द काइंड ऑफ कंफर्ट दे आर लिविंग इन लोगों को इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी घर बदलना, इस तरह की चीजें नहीं पसंद आती है, बिकॉज जिस चीज में उन्हें कंफर्ट मिल गया तो फिर वो उसी में ही लगता है। सालों साल अपनी जिंदगी के कई कई साल एक ही तरह के घर में, एक ही सोसाइटी में रहते हुए लोग बिता देते हैं। पर एट द सेम टाइम ये भी देखा जाता है कि लोग बहुत ही डिवोशनल टाइप के लोग, सेलिंग एजेंट, स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरीज, अभी मैंने बैंक वाला बना दिया है, 9 to 5 जॉब करने वाले, मोनोटोनस जॉब करने वाले, ज्यादातर लोग साइकिक हैंड की कैटेगरी में आते हैं। पर अगेन इन क्वालिटीज से हम किसी के हैंड को नहीं बताएंगे, हैंड से देखकर उस क्वालिटीज को जानने की कोशिश करेंगे। अगेन जैसे हर एक ऑफर करते हैं, तो दीज आर दी अगेन इंडिकेशन। सो एक और लास्ट टाइप ऑफ हैंड है, जो हमारा आज का जितना मैंने डे वाइज कैरिकुलम बना रखा है उस हिसाब से आज का लास्ट टॉपिक है मिक्स्ड हैंड। बहुत बार ऐसा होगा कि आप हाथ को देखेंगे और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हैंड में उसको बाइफरकेट करना आपके लिए मुश्किल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिक्स्ड हैंड की कैटेगरी में जाएंगे, जब आपको एक ही हाथ में एक से ज्यादा तरीके के हाथों की क्वालिटीज नजर आएंगी, या एक से ज्यादा तरह के हाथ की टाइप नजर आएंगे। तो मिक्स टाइप ऑफ हैंड क्या होता है? मिक्स टाइप ऑफ हैंड जनरली देखा जाता है कि अगर आपसे 3 टाइप के हैंड की कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, 2 या 3 टाइप की कैटेगरी एक साथ आपको मिक्स कैटेगरी दिखाई दे रही है, तो हम इसे मिक्स हैंड की कैटेगरी में। जनरली ये लोग बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ना केवल एक्सपर्ट होते हैं बल्कि करना भी इन्हें पसंद होता है। ये लोग मिक्स हैंड वाले जो लोग होते हैं फुल ऑफ आइडियाज होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, और जनरली ये मल्टीटास्कर्स भी होते हैं और मल्टीपल जॉब्स भी। अगेन आई फील कि ये 777 में ज्यादा अच्छा है। तो मल्टीटास्कर होते हैं, एक साथ मल्टीटास्कर का मतलब होता है एक साथ कई कई तरीके से काम कर पाना, 2 तरीके बिजनेस कर पाना, नौकरी के साथ बिजनेस भी करना, इस तरह के जो लोग हैं वो मिक्स हैंड की कैटेगरी में फॉल होते हैं। जनरली देखा जाता है अपनी लाइफ में सेटल नहीं होते, क्योंकि वर्सेटाइल होते हैं ना, जो एक ना कोई चीज उनकी लाइफ में लगी रहती है। पर अच्छी बात यह है कि अडेप्टेबल होती है, कि जो भी सिचुएशन इनके सामने आती है उसको अडेप्ट करते जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए मिक्स हैंड है और ये लाइफ में कभी भी सेटल होगा या नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे? एक एडिशनल आप इसमें इंडिकेशन आपको ये मिल सकता है कि आप सनलाइट को देखोगे। अगर उस बंदे के हाथ में सनलाइट, सन फिंगर के नीचे जो लाइन यहाँ होती है, सनलाइट अगर रिप्रेजेंट है, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर सन लाइन दिखाई देती है उस समय ये हम कह सकते हैं कि इस उम्र में आप जाके सेटल हो जाओ। अब हम कैसे देखेंगे कि कौन सी उम्र में सन लाइन दिखाई देती है? तो लाइन की एजिंग कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो वो हम पता लगा पाएंगे कि किस एज में जाकर हम सेटल हो जाएंगे। तो एक्चुअली ये लोग जो हैं, जो मिक्स हैंड वाले लोग हैं, इनको हम कह सकते हैं कि he or she can use their talents in many ways, but sometimes
ये जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन की कैटेगरी में ही फॉल हो जाती है, क्योंकि अपने लाइफ में किसी एक चीज में सेटल भी नहीं हो पाते, और एक बार जब सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देते हैं, स्पेशली करियर से लेकर बाकी चीजों में जो इनका जो बेसिक नेचर है, आइडियाज और चीजें ट्राई करना, वो नहीं बंद होता। करियर को लेकर वो सेटल हो जाते हैं कि अब इसी करियर में आगे मुझे करना है। तो सिंस हम जी एक चीज बताना था, एक्चुअली जो आपने बोला था मिक्स हैंड, इसमें 2-3 हैंड्स का कैरेक्टर्स मैच करना चाहिए। तो आप जैसा लास्ट मेरा हाथ देखा था, आपने बोला था द साइकोलॉजिकल हैंड, हाँ यस आई थिंक सो, नहीं स्पेटुलेट हैंड आपने मेरा हाथ देख के बोला था, बट आई माय पाम इज क्वाइट सॉफ्ट, इट्स जनरली हम टाइप ऑफ हैंड, हाँ बोलिए ये स्किन जो है जनरल जो एक मेल का होना चाहिए उतना नहीं है, मेरा हाथ सॉफ्ट है, palm and the skin is also soft, so that can I compare that as a mixed hand? नहीं, वो स्किन की टाइप के ऊपर आएगा कि कोर्स स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, उसके ऊपर जाएगा। बट अगर आपको ऐसा मैंने जैसे एक नजर में देख के आपका हाथ स्पैटुलेट हैंड मिला, पर आप ध्यान से देखिए और भी क्वालिटीज अगर किसी दूसरे हैंड की मिल रही है तो डेफिनेटली दिस कैन बिकम अ मिक्स्ड हैंड। सो डू यू फाइंड योर लाइफ लाइक मिक्स्ड हैंड वाला क्वालिटीज आपको वैसे दिखाई देती है अपनी लाइफ में, या स्पैटुलेट वाली दिखाई देती है? वही है एक्चुअली, क्या है मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट करने को वो रहता है हमेशा, प्लस आई एम एडेप्टेबल टू ऑल द सिचुएशंस बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब उसमें एंगेज रहा हूँ मैं, इन द कंस्ट्रक्शन आल्सो, पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में था, देन आई वेंट टू द ब्रिज प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर अभी माइनिंग सेक्टर में भी काम किया, नाउ अगेन बैक टू द टनलिंग साइड, एंड इस टाइप का जो जॉब चेंजेस किया मैंने, तो आई कैन फील दैट काफी अलग-अलग था। या हाँ, तो डेफिनेटली आप अभी तो हमने तो एक नजर देखी है, ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है कि आप मिक्स हैंड की कैटेगरी में। कल की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, फिंगर्स, सारी फिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे और पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम एलिमेंट ऑफ हैंड्स के बारे में बात करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल और थंब के बारे में। कल हम फिंगर थंब के बारे में बात करेंगे और एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इतना वैसे तो अभी 8 मिनट है हमारे पास, पर क्या होता है अगर ज्यादा लोग होते हैं, क्वेश्चन सब चलते रहते हैं, तो हमारा ये टाइम हो जाता है। मैंने इसी तरीके से अपने कोर्स को डे वाइज ही बना रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कैरिकुलम। सो हम अभी खत्म करेंगे आज के लिए। कल की क्लास कोशिश करते हैं कि टाइम अगर सबके लिए इक्वल हो, ठीक हो गया तो हम जल्दी रखेंगे, नहीं तो इसी टाइम पे लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से ही चेंज करेंगे। ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तब तक आप कोशिश करिए कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनसे जिस तरह के हाथ आपने पढ़े हैं उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है? और अगर क्वालिटीज मैच कर पाए तो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट।